जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। दिस इज़ अ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर चेंजिंग अर्थ। दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट द लैंड फॉर्म्स। शायद आप अगली क्लासेस में, जब आप 11th-12th की क्लासेस में देखोगे, वहाँ पर एक एक लैंड फॉर्म को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस छोटी क्लास के ही टॉपिक से ही आई कैन शो यू द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द सीडीएस पेपर एंड सीएफएफ पेपर। लैंडफॉर्म का टॉपिक वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हम अलग अलग नाम पढ़ते थे कि ग्लेशियर से कौन कौन से इरोजनल फीचर्स हैं और कौन कौन से डेपोजिशनल फीचर्स हैं। इसी प्रकार विंड से, इसी प्रकार वेव से, मेराइन लैंडफॉर्म जिनको कहते हैं, या हमने डिस्कस किया रिवर से। वही चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। 7वीं कक्षा की किताब है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे हमारा बेस अच्छा बन सकता है। तो कहा गया कि लेथ, जो हमें पता है लिथोस्फेयर है, द टॉप मोस्ट लेयर, जिसको क्रस्ट को कह रहे थे, क्रस्ट को ही लिथोस्फेयर भी कहा जाता है। और इसको तोड़ा गया हुआ है, मतलब इट इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जिसमें हम प्लेट टेक्टोनिक्स के तहत समझते हैं। और ये फ्लोट किसके ऊपर कर रही है? मोल्टन मैग्मा, जिसको हम कह देते हैं एस्थेनोस्फेयर, राइट। दीज प्लेट्स मूव अराउंड, ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती हैं किसी ना किसी दिशा में, कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन किसी तरफ भी मूव कर सकती हैं। और ये मूवमेंट हो क्यों रहे हैं? क्योंकि जो नीचे मोल्टन मैग्मा ना, वो कहीं ना कहीं मूव करता जाता है, नीचे फ्लोट करता रहता है। कन्वेक्शनल करंट्स हैं नीचे प्रेजेंट, ये भी आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सो कन्वेक्शनल करंट्स मतलब नीचे से लावा ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, और जो इसके ऊपर प्लेट्स हैं वो भी मूव करेंगे। So circular manner as shown in this activity we will see. Next one, the movement of plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them, right? और जो फोर्सेस हैं वो दो प्रकार की मानी जाती है जियोमॉर्फोलॉजी में। एक होती एंडोजेनिक फोर्स और एक होती एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब अंदर जमीन के, जैसे नीचे लावा निकला उससे फोर्सेस। एक्सोजेनिक जो जमीन के ऊपर फोर्सेस, जो विंड है, हवा, पानी, ये सारी, यही इधर दिखाया गया। इसमें एंडोजेनिक फोर्सेस विच आर सडन फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स। एक होती डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस हैं। इसी प्रकार एक्सोजेनिक मतलब बाहर जो ज़मीन के ऊपर चल रही, ये सारी अंदर है। वो है रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर, इनसे जो लैंडफॉर्म बनते हैं। अगर आप मानना चाहेंगे तो तकरीबन हर बारी यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछा, रिवर से जो इरोजनल फीचर्स हैं वो डेपोजिशनल फीचर्स। मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बना रखा है। सीएफएफ में हर बारी क्वेश्चन आ रहा है, सीडीएस में बिल्कुल हर बारी क्वेश्चन आ रहा है, और इवन कास्ट टोपोग्राफी भी। ये सारे चैप्टर बड़े बड़े अलग अलग, रिवर के द्वारा लैंडफॉर्म जो बनते हैं, विंड द्वारा जो बनते हैं, सी वेव द्वारा, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं बड़ी कक्षा में। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा बेस बन जाता है क्या चीज़ है। इधर लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में बताया गया कि अर्थ का क्रस्ट सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप, प्लेट्स की कोई शेप नहीं है। ये जो प्लेट अगर ऐसे बनी हुई है तो इसमें कॉन्टिनेंट भी हो सकता है और ओशन भी हो सकता है। यहाँ अकेला कॉन्टिनेंट भी हो सकती है, अकेला ओशनिक भी हो सकती है। नॉर्मली कॉन्टिनेंट ओशन का मिश्रण होता है, कोई शेप नहीं है पर्टिकुलर, सर्कुलर या स्क्वेयर, इरेगुलरली शेप्ड है। दो एंडोजेनिक फोर्सेस जो जमीन के अंदर है, प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। अचानक अर्थक्वेक आता है, अचानक ही वॉल्केनो निकल जाता है, ठीक है जी, कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वॉल्केनो होता क्या जी? वॉल्केनो जमीन के अंदर अगर क्रैक है, ये छेद है, वेंट, इसको वॉल्केनो कहते हैं। होल प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज वॉल्केनिज्म। और यहाँ से निकलता जी, ये नीचे अगर ज़मीन के नीचे मेंटल है, मैग्मा, इसमें मेंटल में मैग्मा होता है, मैग्मेटिक चैम्बर, यहाँ से मैग्मा निकलता बाहर को। नीचे मैग्मा कहते हैं, जब ये बाहर निकल जाए ज़मीन के तो उसको लावा कहते हैं। और ये लावा निकल रहा है। एक चीज़ और, क्रेटर भी याद रखिएगा, क्रेटर होता है ऊपर ऐसे होलो बन जाए, उसको क्रेटर कहते हैं। और यही चीज़ अगर फट जाए तो ये बन जाता है कैल्डेरा। ये भाई क्रेटर भी आपके पेपर में, अगर रिसेंट 2020 के पेपर में देखो, ये भी पूछा। तो आप 11th-12th नहीं अकेला, 7वीं 8वीं 6वीं में आपने बहुत चीज़ें देख ली है जो पेपर में पूछी गई। सो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वाइब्रेट। और ये वाइब्रेशन पूरे अर्थ के आसपास होती है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, उसको फोकस कहते हैं।
और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जहां पर होता है उसको कहते हैं एपीसेंटर। ये भी इस बारी भी पेपर में आया जी। फोकस और हाइपोसेंटर एक ही वर्ड है। जमीन के अंदर जहां पर रेस शुरू करती हैं, वेव्स निकलती हैं, सिस्मिक वेव शुरू होती हैं, उसको फोकस कहते हैं। तो वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम दैट एपीसेंटर एज वेव्स एंड द ग्रेटेस्ट डैमेज इज कोज्ड एट द क्लोजेस्ट। सबसे ज़्यादा डैमेज एपीसेंटर पे होता है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। लेट सपोज यहाँ से इरप्शंस हो रही हैं, इस चीज़ को हम कह रहे हैं फोकस, ये जा रही हैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर, इसको एपीसेंटर कहते हैं। जा तो सभी जगह रही है, मैक्सिमम यहाँ पर होता है प्रॉब्लम। अब ये भी चीज़ याद रखिएगा, 3 प्रकार की अर्थक्वेक वेव्स होती है जिसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। एक पी वेव्स होती हैं जिनको लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है, एस वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स, और सरफेस वेव्स को लव वेव्स कहते हैं। ये दोनों को बॉडी वेव्स भी कहते हैं, ये भी आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और जो पी वेव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ट्रेवल करेंगी जी, जबकि एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करेंगी। शेडो जोन के बारे में बात करेंगे अगले कक्षा में, कोई चक्कर नहीं। लेकिन एक आप जब ये छोटी कक्षा की बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ रहा है एवरीथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द पेपर एंड ऑल दीज थिंग्स। ऑल्दो कभी भी अर्थक्वेक को आप कभी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, एंड ना ही इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। मतलब हम पहले ही ऐसा प्रिपेयर्डनेस रखें कि वो जो इम्पैक्ट कम पड़े। फॉर एग्जांपल घर ही इतने बड़े बड़े ना बनाए, लक्कड़ के घर जापान ने पहले ही, पता ही अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो उन्होंने पहले ही कुछ ना कुछ तैयारी रखी है। सम अर्थक्वेक मेथड्स, मतलब प्रेडिक्शन मेथड्स आर आल्सो यूज्ड बाय लोकली। एनिमल बिहेवियर, एनिमल्स को पहले पता चल जाता है। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सर्फेस, ये कुछ कहा गया कि ऐसे हुए हैं। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ ग्राफ मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ, और इसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए एक रिक्टर स्केल होता है, क्लियर है, और वो वेरी करता है 0 to 10 में। एक और स्केल होता है वैसे मर्केली स्केल, वो मेजर करता है जी इंटेंसिटी, ये तो मैग्नीट्यूड मेजर करता है, मर्केली स्केल इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये 2 स्केल है जो नॉर्मली न्यूज़ में रहते हैं। नॉर्मली रिक्टर स्केल की रीडिंग ही बताई जाती है, 3 की तीव्रता, 4 की तीव्रता, ऐसे। जो 5 वाला भी होगा ना रीडिंग, ऊपर 5 से, तो वो डैमेज कर सकता है। 6 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, और 7 से ऊपर हो तो ये बहुत बड़ा मेजर अर्थक्वेक है विच कैन लाइक कॉज अ डिस्ट्रक्शन। ये कुछ सेफ स्पॉट्स बताएं कहाँ कहाँ पर आप प्रिपेयर रह सकते हैं कि उसके नीचे घुस जाइए, ये चीज़ है। नेक्स्ट आइए मेजर लैंडफॉर्म्स जो बने हुए हैं। यहाँ पर वेदरिंग और इरोजन में फ़र्क बताया। वेदरिंग क्या होता है, पानी, धूप, ये सब तो एक्ट कर रहे हैं, अगर पत्थर वहीं का वहीं टूट जाए उसको वेदरिंग कहते हैं। इरोजन होता है वो टूट के आगे जाए, ड्यू टू हवा के कारण, विंड के कारण, या ग्लेशियर या नदी उसको लेके आगे जाए, उसको इरोजन कहते हैं, वहीं का वहीं नहीं आगे बढ़े। सो दिस इज कैरिड बाय अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा, and then eventually deposited. The process of erosion and deposition create different locations on the surface of earth. अब जरा river, running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley, it is waterfall. पानी जब यहाँ से नीचे दिखता है हमेशा हार्ड रॉक से गिरे, उसको वाटरफॉल कहते हैं। यहाँ पर डू यू नो में भी बताया गया, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स पूरी दुनिया में। सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में। द अदर वाटरफॉल्स आपने नियाग्रा फॉल्स सुना होगा, बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए में। देन विक्टोरिया फॉल्स है जी, जो कि जाम्बिया में और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। ये तीनों वाटरफॉल्स भी पता होने चाहिए। इंडिया के तो आपको पता ही होगा, जॉग फॉल्स और जसरोपा फॉल्स जिसको कहते हैं, शरावती नदी के ऊपर कर्नाटका में। या आपने सुना होगा धुआंधार वाटरफॉल जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है। बाकी और भी है बहुत। तो भाई रिवर एज एन इरोजन क्या क्या करती है कि तो वाटरफॉल बनता है, रनिंग वाटर। उसके बाद रिवर एंटर्स द प्लेन एट ट्विस्ट, तो ट्विस्ट ऐसे ऐसे घूमना शुरू करते, इसको मेंडरिंग कहा जा रहा है। ये डायग्राम में दिखा रहा है।
और ये कॉन्टिन्यूस इरोजन और डेपोजिशन करता रहता है साइड्स पे। क्लियर, कम क्लोजर, जैसे जैसे आप करते जा रहे हो ये लूप ऐसे थे, ये क्लोज हो गए तो एक अलग बन जाता लेक जिसको ऑक्सबाउ लेक। ये भी आपके पेपर में यहीं से पूछा गया। द रिवर ओवरफ्लोज, कई बार रिवर अपने बैंक से साइडों से ओवरफ्लो कर दे, उससे क्या होगा, साइडों पे फ्लडिंग आ जाएगी। तो फ्लड आने से क्या होगा, डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल, जो लेके आ रहे हैं वो सॉइल डिपॉजिट हो जाएगी। उससे क्या होगा, एक फ्लैट फर्टाइल प्लेन बन जाएगा जिसको फ्लड प्लेन कहते हैं। और अगर ये रेज्ड बैंक्स हो जाए, यहाँ पर रेज्ड हो, तो उसको लेवीज कहा जाता है। ये जैसे मिट्टी ऊपर खड़ी हो गई है, इसको लेवी कहते हैं। जैसे जैसे रिवर सी तक पहुँचती है स्पीड डिक्रीज होती जाती है और एंड पे जाके रिवर ब्रेक्स अप इनटू स्ट्रीम्स, जिसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और रिवर इतनी स्लो हो जाएगी कि वो सारा जो ऊपर से लेके आ रही है यहाँ पर डिपॉजिट करना शुरू कर दे, क्योंकि पावर ही नहीं है। सो द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड एज डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा आपने सुना होगा, वही चीज़ है जी। अगला आपके पेपर में सीधा ये लिखा था स्टैक सी आर्क सी केव, ये सी नहीं लिखा था, आर्क स्टैक्स एंड केव्स आर फॉर्म्ड बाय व्हाट, दैट वाज सी वेव्स। सीधा डायग्राम से पूछा जी। एग्जामिनर भी ज़्यादा मेहनत नहीं मारता, लेकिन आप उससे भी कम मारते कि आप किताबें ही नहीं खोलते एनसीईआरटी। ये 2020 का क्वेश्चन है आपके सीडीएस के पेपर का। इरोजन डेपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल। अब अल्टीमेटली अगर ऐसा चट्टान है, इधर हवा ये पानी बज बज के जो वेव्स आती हैं तो वो तोड़ेंगे भी, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। तो क्रैक्स डेवलप होते हैं एंड ओवर द टाइम दे बिकम लार्ज एंड वाइडर। ये बीच में इसको रादर कहा जाता काजम। ये पहले ज़मीन ऐसे था मिला हुआ, लेकिन पानी बज बज के बीच में ऐसा बन गया। केव्स बन जाते हैं अंदर, जब पानी जा जाके अंदर ऐसा केव बन जाए उसको सी केव्स कहा जाता है। जब ये कैविटीज़ और बड़ी हो जाए, ठीक है जी, बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ रिमेन्स, ऊपर सिर्फ ये रहे, तो उसको सी आर्क कहते हैं। उससे आगे इरोजन, कई बारी अकेली वॉल्स ही लेफ्ट अप होती है। These wall-like features are called as stacks. The steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is sea cliff. The sea waves deposit sediment along the shores, forming the beaches also. अब ग्लेशियर भी, जिसको रिवर ऑफ आइस कहते हैं, ये भी इरोजन करते हैं और डेपोजिशन करते हैं। यहाँ पर तो तकरीबन इन्होंने वैसे अगर देखे इरोजनल फीचर बताए हैं, लेकिन आप बड़ी कक्षा में देखोगे डेपोजिशनल फीचर्स भी। जैसे यहाँ पर जब ये चलता है रिवर आइस, तो ये पत्थर को ना तोड़ती जाएगी। उन डेब्रीज को कहा जाता है मोरेन्स, जो ग्लेशियर मोरेन्स, ये वर्ड पूछा हुआ मोरेन। और जब पहाड़ से ऐसे ग्लेशियर उतर है तो नीचे एक हॉलो बना देता है जिसको हम कहते हैं सर्क, कोरी, ये सब पढ़ेंगे। एरीट शायद आपको याद आ रहा हो, ड्रमलिन्स, एरेटिक्स, क्लियर है, एस्कर्स, ये सब वर्ड्स हमने समझने जी आने वाली क्लास में। नथिंग टू वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लाइक एनसीईआरटी पढ़ने से आपका होगा क्या, यू विल बी हैविंग अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने जिन्होंने मेरे साथ कोर्स लगाए हुए हैं नाउ, आपको ये नहीं लग रहा होगा 7वीं कक्षा की बुक पढ़ने से समझ आ रहा है, लेकिन हाँ अगर क्लासेस नहीं लगाई तो आप बोर हो, तो ये चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही, स्टैक्स लिख रहा है, कभी कुछ लिख रहा है। पर आपने अगर लगाई हुई है, साथ में क्वेश्चन देखो, आपके अंदर फीलिंग ऑफ रियलाइजेशन होगा जो हमने पढ़ा वो यही था, और हमारा क्वेश्चन भी कोई इससे बाहर कभी आया नहीं। तो ये जो रिवर ऑफ आइस है, ये इरोड करता है लैंडस्केप को, and the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers such as rock, big and small, silt deposit, वो मोरेन्स बनते हैं। उसके बाद विंड्स का भी आपको पता काम है, जब हवाएं चलती हैं स्पेशली रेगिस्तान में, तो कोई भी अगर पत्थर है तो उसको कोई ना कोई आकार देती, जैसे बहुत फेमस है मशरूम रॉक्स, क्योंकि हवाएं ऐसे से चलती, इधर को इसको इरोड करती जाए, तो ये मशरूम रॉक आपको तकरीबन रेगिस्तानों में मिलेंगे। उसका काम किसका, ये विंड का। इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर, देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड दिस थिंग। इट लिफ्ट्स ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जब डिपॉजिट करती है कहीं और पे तो उससे बनते हैं सैंड ड्यून्स, जिससे आपने वर्ड पढ़ा होगा बार्चन्स।
राइट, बढ़ेंगे आगे। व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैरी इट ओवर द डिस्टेंस। एक लॉयस भी याद रखे, यही जो ग्रेन्स हैं ये जब कहीं और पे डिपॉजिट किए जाएं तो दे मेक इट वेरी फर्टाइल। LOESS, लॉयस। चाइना में काफ़ी हवांगो रिवर के में डिपॉजिट होते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो ये था जी चेंजिंग लैंडस्केप्स, टॉपिक हमारा क्लास 7th का 3rd चैप्टर। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। ज़रूर इन चैप्टर्स को साथ साथ पढ़िएगा, कम से कम ये वीडियोस तो देखिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।